कोई है आरज़ू का ये सब तुम्हारा करम है आका। ये बात अब तक बनी हुई है, कोई इसकी का है आरज़ू का। न बंदगी है, बंदगी है, चली होगी मुरादें चली होगी की रोशनी। ये सब तुम्हारी रोशनी है, ये सब ये बात बशीर सिराज आवाज क्लियर है? ये सब तुम्हारा ये बात बनी किसी का क्यों रहना ओए क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज़ का बहुत इश्यू आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी मैम। जी मैम, वाकई में आवाज का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। अब मेरी आवाज क्लियर है? उनकी तरफ नेटवर्क का इशू था, इस वजह से मैं अभी चुप थी। नहीं नहीं मैम, मेरी तरफ जी तो मैम, network- आपकी आवाज तो क्लियर है। आपकी आवाज इसमें आप क्लियर है। मैम आपकी आवाज तो आ रही है। जी मैम, आपकी आवाज़ अब क्लियर हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लेक्चर नंबर 8। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख से लेक्चर का आगाज करते हैं। पहली मारूजी है मुहाकात। ये दुरुस्त लफ्ज मुहाकात है। अक्सर लोग इसको महाकात पढ़ते हैं जबकि मीम पर पेश लगा है। महाकात। महाकात के लुग़वी मानी है आपस में बातचीत करना, बाहमी हिकायत। ये एक शेरी इस्तिलाह है। आप शायर होगी मैं दोबारा करूं। किसी वाक़ये की मंजर निगारी यूं करना कि उसकी तस्वीर आंखों के सामने फिरने लगे, मुहाकात निगारी कहते हैं। मौलाना शिबली नोमानी ने मुहाकात को शेर की लाजमी खूबी कहा है। दमे रुखसत व चुप रहे आबिद, दमे रुखसत व चुप रहे आबिद, आंख में फैलता गया काजल। इस शेर में मुहाकात निगारी से काम लिया गया है। शेर पढ़ते ही इंसान के जहन में आंखों से बहने वाले आंसू और चेहरे पर इन आंसुओं के नक्श, उनकी तस्वीर फौरन इंसान के जहन पर आ जाती है और यूं महसूस होता है कि जैसे उनके सामने कोई मौजूद हो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? थोड़ी थोड़ी कट। जी, आज मुझे लगता है वो मौसम सिग्नल की खराबी की वजह से थोड़ा सा नेट का इशू है। मौसम की खराबी की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो खैर कोशिश लेकिन करते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त। आपको स्क्रीन शो हो रही है? मैं दोबारा जी जी, स्क्रीन शो हो रही है मैडम साहब। इकबाल की अहमद फराज की एक गजल है जो कि पूरी की पूरी मुहाकात निगारी की बेहतरीन मिसाल है। सुना है बोले तो बात झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। तो ये भी मुहाकात निगारी की एक मिसाल है जो कि अहमद फराज की एक सिग्नेचर गजल भी है और इसके साथ साथ मुहाकात निगारी की भी एक खूबसूरत मिसाल है। तो मुहाकात के लुग़वी मानी आपस में बातचीत करना, शेरी इस्तिलाह में किसी वाक्य को यूं बयान करना कि उसके तस्वीर आंखों के सामने फिरने लगे। मुहाकात निगारी ये मीर अनीस के कलाम की सबसे बड़ी खूबी थी। नेक्स्ट मारूजी है नजीर का उस्लूब करख्त था। नजीर के कलाम में भी मुहाकात निगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका जो उस्लूब है वो करख्त है, जबकि मीर अनीस की मुहाकात निगारी और उनका जो उस्लूब है वो नर्म है। जी, एक और लफ्ज है नहंग।
नून पर जबर है, हे पर भी जबर लगा है, नहंग। नहंग का मतलब होता है मगरमच्छ। जी मैम, स्लाइड चेंज करें। मैम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है और आप देखें स्लाइड चेंज हो गई है। जी नेक्स्ट मारूजी है मुहाकात निगारी का नुमाइंदा एक शेर जो कि मीर अनीस का है। पानी था आग, गर्मी रूज़े हिसाब थी। पानी था आग, गर्मी रूज़े हिसाब थी। माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। मीर अनीस के कलाम की दो नुमायां खूबियां हैं, जिनमें से एक मुहाकात निगारी है और दूसरी मुबालगा आराई है। वैसे तो मुबालगा आराई को सिफत नहीं समझा जाता, लेकिन मीर अनीस के कलाम में मुबालगा आराई खामी की बजाय खूबी है। शोलाए जव्वाला, चक्कर खाने वाला शोला। अक्सर लोग इसको जवाला पढ़ते हैं, जबकि दुरुस्त तलफ़ुज़ है शोलाए जव्वाला। गर्दाब पर था शोलाए जव्वाला का गुमा, अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फिशा। ये लफ्ज फिशा है, फशा नहीं है। और ये दुरुस्त तलफ़ुज़ हबाब है, हुबाब नहीं है। हबाब कहते हैं बुलबुले को, पानी का बुलबुला जो होता है ना, उसको हबाब कहा जाता है। हबाब पानी का वो कतरा जो हवा भरने से फूल कर ऊपर आ जाता है और उल्टे प्याले की शक्ल का होता है। बुलबुला, ये दुरुस्त लफ्ज है बुलबुला, बे पर भी पेश है और दूसरे बे पर भी पेश है, बुलबुला। एक और होता है बिलबिला, जैसे वो बिलबिलाना है ना, ऊंट बिलबिला रहा था तो उसके नीचे जेर आएगा। ये पानी का बुलबुला है तो इस पर पेश होगा बुलबुला, यानी बे पर भी पेश और दूसरे बे पर भी पेश। तो नाका यानी जिसको ऊंट कहा जाता है, शुतर। महमल ऊंट के ऊपर ऊपर जो बैठने की जगह होती है। गजाल, ये तीनों अरबी जुबान के लफ्ज हैं और अरबी इस्तियारे हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। जी ये 15 मारूसियां हमने डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख से पढ़ ली हैं। अब मुसलमानाने पाक व हिंद की जो मुख्तसर तारीख अदबियात मुसलमानाने पाक व हिंद डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया की जो लिखी हुई तारीख है उससे पढ़ते हैं। तज़किराए मखज़न निकात, ये तज़किरा क़यामुद्दीन कायम चांदपुरी ने लिखा है। उर्दू के मुस्तनद तरीन तज़किरों में इसका शुमार किया जाता है। मजलिस तरक्की अदब लाहौर से ये छपा है। इसका सने तकमील 1168 हिजरी, तकरीबन 1752 या 53 बनेगा। इस तज़किरे में अहद वाइज शोरा का जिक्र किया गया है, यानी कि हर दौर के शोरा का अलग अलग अहवाल बयान किया गया है।
नजीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद असल नाम था। नजीर इनका तखल्लुस था। अकबर आबादी इनकी निस्बत थी। एक मशहूर ओरिएंटलिस्ट थे, मुस्तशरिक थे, डॉक्टर फीलन। उन्होंने नजीर को सबसे पहला अवामी शायर करार दिया, क्योंकि उस जमाने के सक्का तस्करा नवीस नजीर को शायर ही तस्लीम नहीं करते थे। ये डॉक्टर फीलन ही थे जिन्होंने कहा कि नजीर हिंदुस्तान के वाहिद शायर हैं कि जिनकी शायरी मगरबी मयार पर पूरा उतरती है। तो उन्होंने नजीर अकबर आबादी को पहला अवामी शायर करार दे दिया। जी मैमूना, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी सर, सर, क्लियर है बिल्कुल आपकी। जबरदस्त है। जी सर क्लियर आ नेक्स्ट रही है। जी है कि किस मशहूर शायर की कब्र का निशान तक मिटा दिया गया क्योंकि वहां रेलवे लाइन बिछ गई थी। तो जनाब ये थे आगरा में पैदा होने वाले और लखनऊ में इंतकाल करने वाले मीर तकी मीर, कि जिनको जमाना खुदाए सुखन के नाम से जानता है। जब मीर आगरा से हिजरत करके दिल्ली और दिल्ली से हिजरत करके फिर लखनऊ जा पहुंचे, तो आसिफुद्दौला ने उनका 300 रुपये माहवार वजीफा भी मुकर्रर किया था। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको एक कब्रिस्तान में दफन किया गया। अंग्रेजों ने उस कब्रिस्तान पर रेलवे लाइन बिछा दी थी, जिससे मीर तकी मीर की कब्र का निशान भी मिट गया था। फिर एक मीर के मुरीद थे मकबूल अहमद लारी। उन्होंने उसी रेलवे स्टेशन के साथ एक छोटा सा निशान कायम किया कि ये मीर तकी मीर की कब्र इसी जगह पे थी। उसके बाद वो जो रेलवे स्टेशन था, उसके बाहर एक पार्क बनाया गया और मीर तकी मीर की याद में उस पार्क में एक पत्थर नस्ब करवा दिया गया और उस पत्थर पर लकड़ी की बनी हुई एक किताब और कलम, इसकी तस्वीरें भी रख दी गई। आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ी की किताब और वो जो कलम दवात की शबीहें थी, तस्वीर थी, वो खत्म हो गई, जाय हो गई। और आजकल उसी पार्क में सिर्फ वो पत्थर मौजूद है जो कि मकबूल अहमद लारी ने निशान के तौर पर लगाया था। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। नेक्स्ट मारूजी है, रेख्ती किसे कहते हैं? रेख्ती उर्दू शायरी की एक सिन्फ है। इस सिन्फ में औरत की तरफ से इजहार इश्क किया जाता है। ये शायरी लिखते तो मर्द थे,
मगर औरत की जुबान में लिखते थे। 19वीं सदी में लखनऊ से इस सिन्फ का आगाज हुआ था। ये जो लखनऊ का मुआशरा था उसमें जनानापन ज्यादा था, इस वजह से फिर ये सिन्फ सुखन इजाद हुई। सादत यार खान रंगीन को इस सिन्फ का मुजद कहा जाता है। मेरी आवाज आ रही है मैडम साहब? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है, जबरदस्त आ रही है जी। सादत यार खान रंगीन, उसके बाद जान साहब, नाज़नैन, नाज़मीन, ये तो बाकायदा जनाना लिबास पहनकर मुशायरों में जाते और रेख्ती पढ़ते थे। रेख्ती की एक मिसाल देखिए, सादत यार खान रंगीन की है शायद। सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बाहर बैठूंगी, सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बाहर बैठूंगी, बहाना करके मोतियां का पिरोने हार बैठूंगी। अनुजा आओ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ, अठलती हो मठलती चुप घड़ी दो चार बैठूंगी। तो जनाना अंदाज में जो शायरी थी जिसमें औरत की तरफ से इजहार इश्क किया जाता था। अच्छा, ये जो इजहार इश्क था ये खवातीन से मर्द की तरफ था, और फिर वो जो खवातीन की एक जली कटी सुनाने वाली रिवायत है ना एक दूसरे को, वो भी इस सिन्फ में मौजूद है। यानी खवातीन टू खवातीन, फीमेल टू फीमेल जो गुफ्तगू होती है वो भी इसका मौजू थी। जैसे मुझे कहती हैं बाजी तूने ताका अपने देवर को, मुझे कहती हैं बाजी तूने ताका अपने देवर को, नहीं दबने की मैं भी गर नहीं ताका तो अब ताका। तो ये जो खवातीन की आपस में जब क्लेश होती है उसका भी जिक्र किया गया है। सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बाहर बैठूंगी, बहाना करके मोतियां का पिरोती हार बैठूंगी। अनुजा आओ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ। बहाना तो ये जरूरी थोड़ा था ना सर। जी, रेख्ती क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू अदब में सबसे ज्यादा जखीरा गजल का है, गजल के बाद मसनवी, क्योंकि ये जो दक्कनी दौर था ना ये सारा मसनवी का दौर था। तो नेक्स्ट है सर उर्दू अदब हैयत में के सबसे एतबार। जी सर। जी 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 फरमाइए। सर मुझे लगा कि कह रहे हैं कि पढ़ लो थोड़ा। नहीं नहीं, मैं खुद पढ़ माइक ऑन लेता रख हूँ। दो। जी ठीक है। जी जी। अच्छा, तो उर्दू शेरी अदब में गजल के बाद सबसे ज्यादा जखीरा मसनवी का है। मसनवी ये लफ्ज मसन्ना से निकला है। अक्सर लोग इसको मुसन्ना पढ़ते हैं या मुसनवी पढ़ते हैं, जो कि गलत है। मसनवी जो कि अरबी लफ्ज मसन्ना से निकला है। कसीदा जो कि अरबी लफ्ज कसद से निकला है। मरसिया जो कि अरबी लफ्ज रिसा से निकला है। आमतौर पर जितनी भी शेरी इस्तिलाहात हैं सारी अरबी जुबान की है। नेक्स्ट मारूजी है, हेयत के एतबार से रुबाई है। याद रहे ये लफ्ज हेयत है, हियत नहीं है, हयत भी नहीं है। हेयत, HAYAT, हेयत, हेयत के एतबार से। रुबाई आपको पता है रुबा से निकला है। रुबा का मतलब होता है चार,
4 मिसरों की ये एक मुकम्मल नज्म होती है जिसमें कोई ना कोई अखलाकी दर्स दिया जाता है। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के नजदीक किसी भी शायर की कादिर उल कलामी का जो पैमाना है वो रुबाई है। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा आपस में हम काफिया व हम रदीफ होता है, लेकिन तीसरा मिसरा उसका काफिया और रदीफ जुदा होता है। तो ये इसकी पहचान है। और हासिल रुबाई चौथे मिसरे को कहा जाता है। रुबाई हमेशा एक मखसूस बहर में लिखी जाती है और वो बहर है बहरे हजज। बहरे हजज के अरकान हैं मफाइलुन 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 मफाइलुन। तो रुबाई के 24 औजान हैं। कहते हैं कि रुबाई कुरान मजीद की एक आयत इन्ना आतैना कल कौसर से अखज की गई है, अखज की गई है। इन्ना आतैना कल कौसर से अखज की गई है। उसी के वजन पर इसका वजन रखा गया है। ये बहरे हजज में लिखी जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट मारूजी है सर थोड़ी सी दोहा। बहरे हजज की भी वजाहत कर दें। बहरे हजज असल में ये मुसम्मन सालम इस्तेमाल नहीं होती। उसमें फिर जो है ना ये मुख्तलिफ मासूफ शक्लों में इस्तेमाल होती है। बहरे हजज के जो अरकान है मफाइलुन 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 है। मफाइल, तो ठीक है। मफाइलुन, अक्सर लोग इसको ये मफाइलुन पढ़ते हैं। ये मफाइलुन है, मीम पर जबर है। तो यानी 1 2 ये वजन बनेगा ना इसका। मफाइलुन 1 2 1 2 1 2 बिल्कुल यही वजन बनेगा। अच्छा जी, दोहा। दोहा हिंदी शायरी की एक सिन्फ है। दोहा में एक शेर होता है, 2 मिसरे होते हैं और 2 मिसरों में 24 मात्राएं होती हैं। मौसीकी की इस्तिलाह में मात्रा जो है ना वो सुर ताल के वजन को कहा जाता है। तो इसके पहले रुकन में 13 मात्राएं और दूसरे रुकन में 11 मात्राएं होती हैं। मजीद डिटेल में नहीं जाते। निदा फाजली का एक खूबसूरत दोहा। वैसे तो भगत कबीर के दोहे भी बड़े मशहूर है ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। लेकिन मुझे निदा फाजली का दोहा मुझे बहुत खूबसूरत लगा है। क्या शानदार दोहा है। वैसे जमीलुद्दीन आली, ख्वाजा दिल मोहम्मद, भगत कबीर और तुलसीदास इन्होंने भी दोहे लिखे हैं, शानदार लिखे हैं। डॉक्टर सलीम अख्तर ने तो ख्वाजा दिल मोहम्मद को दोहों का सचिन तेंदुलकर कहा है और ख्वाजा दिल मोहम्मद के नाम पर लाहौर में सड़क भी है। तो निदा फाजली का एक दोहा बहुत ही खूबसूरत। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। कितना खूबसूरत दोहा है। एक शेर में ही मुकम्मल मजमून हो गया। ये हमेशा आपस में काफिया और रदीफ होता है। सर प्लीज एक दफा फिर मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। वैसे सर दुख की बात तो बगैर चिट्ठी के ही होती है, वो समझने के लिए दिल चाहिए। यस,
असल में मोहब्बत का क्लाइमैक्स यही है ना कि आप महसूस करें। जी सर। बेन कहे, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और एक सर। तो बहुत बड़ा मशहूर दोहा है ना, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो इन्हें पिया मिलन की आस। वाह सर, वाह सर। मुझे बहुत पसंद है वाज शेर, मैं बहुत ज्यादा रोया पसंद है। परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो इन्हें पिया मिलन की आस। सर इसमें वाकया अयूब अलैहिस्सलाम की तरफ भी जाता है। पता नहीं। जी सर। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? भाई क्वेश्चन के सर लिए ये हैंड रेज करना जरूरी है। नहीं, मैं और ये मैं पूछ रहा था सबको कि ये दोहा बीवी के लिए कोई नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये माँ के लिए है, भीगा माँ का प्यार, और जिनकी हस्बैंड बाहिर है, बीवियां यहाँ पे है। वो 12 मासा का है। अच्छा, वो मैंने वो याद करनी है लास्ट। कि शौहर की जुदाई, शौहर के फिराक में 12 मासा, और माँ की जुदाई में जो है ना वो दोहे। ये अखलाकी दोहे थे ना, अवामी और अखलाकी। तो शौहर की जुदाई में फिर आप वो 12 मासा पढ़ा करें। अच्छा जी, नेक्स्ट मारूजी है 37 है मैडम साहबा। जी सर, जी मैंने कर सर। दिया। हाँ जी, नज्म आजाद, आजाद नज्म जिसको कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है फ्री वर्स। इसका मुतजाद है नज्म मुवर्रा, ब्लैंक वर्स जिसको कहा जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लें। आजाद नज्म हर किस्म की अरूजी पाबंदियों से आजाद होती है। अरूज में क्या होता है? अरूज में जो है ना वो काफिया, रदीफ, जमीन, ये चीजें होती हैं। तो ये दुरुस्त लफ्ज़ अरूज है, इल्म अरूज, एन पर जबर है। तो इल्म अरूज ऐसी नाज़्म जिसमें अरूजी पाबंदी ना हो, यानी ऐसी नाज़्म जो काफिया और रदीफ से आजाद हो। लेकिन इसमें एक बहर होती है। अब नून मीम राशिद की नाज़्म देख लेना, हसन कूजागर। तो फ़ऊलन 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 के अरकान है। हाँ, उसके मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो होती एक खास बहर में है। तो आजाद नज्म में काफिया और रदीफ तो नहीं होता, लेकिन बहर होती है, उसके मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ऐसी नज्म जिसमें किसी तरह की उरूसी पाबंदी ना हो। ये मैम जवाब दुरुस्त है, जरा देखिए, क्योंकि अरूसी पाबंदी बिल्कुल तो सर, होती है ना। 100% जी सर, ये दुरुस्त। बिल्कुल दुरुस्त है। 100% हाँ जी। दुरुस्त। ये जो आजाद नज्म है इसका आगाज फ्रांस से हुआ। फ्रांस में बौदलेयर और मलार में, जिनसे नासिर काज़मी और मीरा जी दोनों मुतासिर थे, उन्होंने आजाद नज्म लिखी थी। उसके बाद उर्दू में पहली आजाद नज्म किसने लिखी थी? कुछ कहते हैं अब्दुल हलीम शरार ने लिखी है, कुछ कहते हैं इस्माइल मिरहटी ने लिखी है। खैर, तसद्दुक हुसैन खालिद, नजर मोहम्मद राशिद, मीरा जी, इनको आजाद नज्म का सरखैल समझा जाता है। नेक्स्ट मारूजी है सर ब्लैंक वर्स भी बता दें।
जी ब्लैंक वर्स जिसको नज़्म मुवर्रा कहते हैं, उसमें मिसरे बराबर होते हैं, मिसरों की जो लेंथ है वो बराबर होती है, अरकान बराबर होते हैं और उनमें वजन भी होता है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो ये देखें, मिसरों की लेंथ बराबर है और वजन भी है, लेकिन काफिया नहीं है, काफिया से पाक है और रदीफ से भी पाक है, यानी उसमें वजन भी है, मिसरों की लंबाई भी बराबर है। आजाद नाज़्म में वजन भी नहीं होता और मिसरों की लंबाई भी बराबर नहीं होती, इसलिए कहा है कि आजाद नाज़्म और नज़्म मुवर्रा एक दूसरे की मुतजाद हैं, क्योंकि नज़्म मुवर्रा में वजन भी होता है और उसकी लेंथ भी, मिसरों की लेंथ भी बराबर होती है, जबकि आजाद नाज़्म में मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं और वजन में भी नहीं होते। नेक्स्ट मरूजी है, ये एक शेर दिया गया है, फूटा जो सीनाए शबे तारे अलस्त से। अक्सर लोग इस शेर को सही नहीं पढ़ सकते, वो कहते हैं फूटा जो सीना, फूटा जो सीना शबे तारे अलस्त से, नहीं, दुरुस्त है फूटा जो सीनाए शबे तारे अलस्त से। उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। आपको पता है ना, अलस्ता बिरब्बिकुम कालू बला, जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को पैदा फरमाया था रोज़े अज़ल, तो उनसे अपने खालिक होने का इकरार लिया था। और गालबन ये जो नवा सिपारा है ना, उसकी आयत नंबर 172 है। ये नवा सिपारा कौन सा है? सूरतुल आराफ है ना, उसमें सूरतुल आराफ है शायद, उसके जो आयत नंबर है ना 172, उसमें ये उस तरफ इशारा किया गया है। अलस्ता बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? सबने इकरार किया। फूटा जो सीनाए शबे तारे अलस्त से, उस नूर अवली का उजाला तुम ही तो हो। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायते उला तुम ही तो हो। दुनिया में रहमते दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नजीर वो तन्हा तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। तो इस शेर को दुरुस्त तलफ़ुज़ और उसके साथ पढ़ना है, फूटा जो सीना है शबे तारे अलस्त से। नेक्स्ट मरूजी है हजब गोई में सबसे बड़ा नाम मोहम्मद रफी सौदा है। कल इनकी हजब गोई पर हमने सैर हासिल बहस की थी जी। नेक्स्ट, सर कर दिया, क्या मैं खूबसूरत, क्या खूबसूरत रुबाई है, गुंचा गुल बन के मुस्कुराने के लिए, गुल दस्ते खिजा के नाज उठाने के लिए, कल बाग में सिर्फ खार बाकी होगा, अफसाना बहार का सुनाने के लिए। कितना जबरदस्त पैगाम है इसमें कि इंसानी जिंदगी की नापैदारी का बहुत ही खूबसूरत बयानिया है। अगर किसी को इसके शायर का नाम मालूम हो तो काइंडली वो मुझे मैसेज कर दे। तो गुंचा गुल बन के मुस्कुराने के लिए, गुल दस्ते खिजा के नाज उठाने के लिए, कल बाग में सिर्फ खार बाकी होगा, अफसाना बहार का सुनाने के लिए। तो आपको पता है पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफी और हम रदीफ हैं, और तीसरा मिसरा जो है वो काफी और रदीफ से अलग है, तो ये रुबाई होगी। सामान खोर ख्वाब कहाँ से लाऊं, क्या बात है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की।
सामान खोर ख्वाब कहाँ से लाऊं, यानी न खाने का सामान है ना ही कोई ख्वाब बचा है। बहुत खूबसूरत मिर्जा असदुल्ला खां। सामान खोर ख्वाब कहाँ से लाऊं, आराम के असबाब कहाँ से लाऊं, रोजा मेरा ईमान है गालिब, लेकिन खस खाना और बर्फाब कहाँ से लाऊं। खस खाना यानी कि वो जो झोंपड़ी है, बर्फाब जो ठंडा पानी है, यानी अपने फाके की तरफ इशारा है। तो ये 1854 को ये रुबाई मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने लिखी थी। सामान खोर ख्वाब कहाँ से लाऊं, आराम के असबाब कहाँ से लाऊं, रोजा मेरा ईमान है गालिब, लेकिन खस खाना और बर्फाब कहाँ से लाऊं। जी नेक्स्ट मारूजी है। जी सर, तहजीबुल इखलाक को जारी करने का अव्वलीन मकसद। जी रिसाला है तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक ये एक मुआशरती और इस्लाही रिसाला था। ये महनामा था। इंग्लिस्तान से वापसी पर सर सैयद अहमद खान ने ये जारी किया था। 24 दिसंबर 1870 को अलीगढ़ से जारी किया था। इसका अंग्रेजी नाम अक्सर पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, खासतौर पर डॉक्टर नैयर इकबाल साहब। मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर इसका अंग्रेजी नाम था। अगर आप इसका लोगो देखें रिसाले के ऊपर, वो जो लोगो था ना हिंदुस्तान के हवाले से, वो लोगो सर सैयद अहमद खान बर्तानिया से बनवा कर लाए थे। मैडम साहबा, ये जो डॉक्टर नैयर इकबाल साहब है ना, वो इस लेवल का नॉलेज जी सर। चेक करते हैं। वो ये नहीं पूछते कि रिसाला तहजीबुल अखलाक किसका था। वो पूछते हैं कि क्या आपने रिसाला तहजीबुल अखलाक का कोई शुमारा देखा है, उस पर लोगो क्या कौन सा बना हुआ है, सर सैयद अहमद खान ने वो लोगो कहाँ से बनवाया था, उसके ऊपर अंग्रेजी में उसका एक नाम लिखा होता था, उसका नाम क्या था। तो उस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। लोग समझते हैं कि बस पहला शायर, पहला अफसाना निगार तैयार करके हम सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आप इंतहाई लकी हैं, लेकिन बगैर तैयारी, बगैर डीप थिंकिंग, बगैर अच्छे तरीके से तैयारी करके आपकी सिलेक्शन मुश्किल है। इसलिए कहता सर हूँ कि स्केल, पांच मारूजियां पढ़ें, लेकिन इतनी शानदार हों कि वो आपको ना भूलें और आपके काम भी आए। अच्छा, तो सर सैयद ये कई मर्तबा बंद हुआ था। 1876 में बंद हुआ था। उस वक्त तक तकरीबन 226 मज़ामीन सर सैयद अहमद खान के सर इसमें इंग्लिश वो में क्या लिखा हुआ था, ये रिपीट कर दीजिएगा। मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर। जी ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके 3 अदवार थे, ये बंद हुआ फिर जारी हुआ, बंद हुआ फिर जारी हुआ। ये जो मुसद्दा से हाली थी ना, सबसे पहले इसी रिसाले में शाये हुई थी। अच्छा, फिर ये अलीगढ़ से, अब ये रिसाला अलीगढ़ से मुतवातर शाये हो रहा है। 1960 से आज तक ये मुसलसल अलीगढ़ से शाये हो रहा है। तो मगरबी तहजीब से आशनाई, साइंसी अलूम का फरोग, मुआशरती और अखलाकी इस्लाह, ये इसके मकासद थे। उसके बाद नेक्स्ट मारूजी है कि नेक्स्ट मारूजी पढ़े मैडम साहब, समझ नहीं आ रही क्या लिखा है। हाँ, एक जी मुद्दत सर, तक एक 5 मिनट। मुद्दत तक, जी पढ़े। एक मुद्दत तक अवध पंच में एक सिलसिला मज़ामीन सर सैयद और उनके रुफ़का के खिलाफ शाया होता रहा। अवध पंच कौन निकालता था? जी ये मौलाना मुंशी मोहम्मद अली। जी ये मुंशी सजाद हुसैन ने लखनऊ से निकाला था, और ये लंदन का एक था, लंदन पंच, मज़ाहिया रिसाला था, लंदन पंच, उसकी तर्ज पर इन्होंने जारी किया था।
लखनऊ से जारी किया था, 1870 में जारी किया था। बेसिकली ये रिसाला जो है ना वो पॉलिटिक्स पे लिखता था, यानी कि पॉलिटिक्स पे ये फुकाहिया अंदाज में तहरीरें लिखता था। इसमें मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा उर्फ मुच्छू बेग और जिनका तखल्लुस आशिक था और जिनका कलमी नाम सितम जरीफ था, वो 33 साल तक इस रिसाले में लिखते रहे। इसके बाद अकबर इलाहाबादी भी इसी रिसाले में लिखते रहे। मुंशी अहमद अली सर शौक सैयद इसी के खिलाफ भी सर इसी रिसाले में ज्यादा लिखा गया था ना। सर सैयद का बहुत बड़ा मुखालिफ था, और ना सिर्फ सर सैयद का बल्कि सर सैयद के रफका का भी, और खास तौर पर सर सैयद और हाली के ये कार्टून शाये करता था। जी और सर। हाली तो एक मरतबा दिल बर्दाश्त हो गए थे इसी अखबार की वजह से। सर इसका सरवरक भी कार्टून था, बड़ा अजीब सा, पहली जबरदस्त सा। मरतबा उन्होंने मतलब अखबारात में कार्टून शाये करने का जो एक एजाज है वो इसी अखबार को हासिल था। अच्छा, ये जो है ना अखबार, ये जी सर। मगरबी तहजीब का मुखालिफ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हामी था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर था, मशरकी अकदार का अलमबरदार था, और ये 36 बरस तक मुसलसल शाये होने के बाद आखिर 1912 में फिर ये बंद हो गया था। जी नेक्स्ट। किसी जमाने में उर्दू अखबार हमदर्द का बड़ा चर्चा था। ये अखबार कौन निकालते थे? ये सर हो चुका है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अबू रेहान अल बिरूनी। जी ये सर। जो हमदर्द अखबार था ना, ये दो अखबार निकालते थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, एक हमदर्द और एक कॉमरेड। कॉमरेड इंग्लिश में निकालते थे और हमदर्द जो है ये उर्दू में निकालते थे। ये पहले पहल जो है कोलकाता से शाये हुआ, उसके बाद फिर जब कैपिटल चेंज हुआ तो फिर इन्होंने जो है ना दिल्ली से इसे निकालना शुरू कर दिया था। और फिर आपको पता है कि जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस पर गए थे और फलस्तीन में फिर उनका इंतकाल हुआ था। जी सर। अबू रेहान अल बिरूनी की तसनीफ किताबुल हिंद में दरअसल हिंदुस्तान का कदीम जोग्राफिया बयान हुआ है, हिंदू मुआशरे के खदोखाल बयान हुए हैं, हिंदू मत के बुनियादी माखज बयान हुए हैं, हिंदुस्तान में इस्लाम की इब्तदाई अशात का हाल बयान हुआ है। जी अबू रेहान अल बैरूनी ये 1019 में 1019 में हिंदुस्तान आया था सैर और सयाहत की गर्ज से। इसने हिंदुस्तान की सैर की, हिंदुओं के रस्म और रवाज देखे, उनका कल्चर देखा, और फिर वो सारी की सारी तारीख एक किताब में समो दी। चूंकि ये अरबिक थे लिहाजा इन्होंने अपनी किताब अरबी में लिखी। और इनकी जो किताब थी ना, किताबुल हिंद, ये तो दरअसल इसका उर्दू तर्जुमा है, इसका अरबी में नाम और था। और अगर डॉक्टर नैयर साहब ने पूछ लिया कि अल बैरूनी की जो असल किताब थी उसका नाम क्या था, वो आपको नहीं आना और फिर उन्होंने फेल कर देना है। तो फिर अबू आपने रेहान, कहना है कि वैसे ही फेल कर दिए। हाँ जी, तो मुतालिया होना चाहिए ना, चीजें याद होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। जी आप उर्दू के लेक्चरर बन के जा रहे हैं और आपको एक शेर की सही तरीके से प्रोनाउंस करना ना आए, आपको किसी किताब का सही नाम ना आए, तो ये मतलब अफसोस का मकाम होता है। खैर, अबू रेहान अल बैरूनी की जो असल किताब थी वो अरबी में थी और जिसका पूरा नाम था तहकीक मा अल हिंद मिन मकूलतो मकबूलतो फिल अकली मजदूलतुन। समझ आया मैम?
सर दोबारा बहुत सर फिर मुश्किल है, बोलिएगा। बादाम की जरूरत है। चलें जी, इसको मैं फिर लिख के सेंड कर दूंगा। तो उसके बाद फिर इसका अंग्रेजी जुबान में तर्जुमा हुआ था अल बैरूनीज इंडिया के नाम से, और फिर इसका उर्दू में तर्जुमा सैयद असगर हुसैन ने किताब अल हिंद के नाम से अपने के उर्दू हिंदुस्तान से किया। जी नेक्स्ट मरूजी कौन सी है मैडम? बांगे दिरा इलामा इकबाल का पहला उर्दू मजमुआ कलाम है जो 1924 में पहली बार जेवरे तबात से रास्ता हुआ। बताइए इसका दिबाचा किसने लिखा? बांगे दरा के मानी और इसके हिस्से और इसकी मशहूर नज़में और मशहूर अशार की तफहीम ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, और इसका जो दिबाचा लिखा था सर अब्दुल कादर ने लिखा था। नेक्स्ट। मीर अमन की तसनीफ बागो बहार तारीखी नाम है क्योंकि इसका शुमार जी। अवलीन दास्तान। जी ये पिछले जी दिनों सर। पिछले लेक्चर में बागो बहार पर तफसीली बात हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा था कि इसका नाम जो है एक तारीखी नाम है। अगर इन तमाम हरूफ के आदाद निकाले जाएं तो ये 1802 बनते हैं। तो इसका जो समय तकमील था वो जून 1802 था। तो इसलिए फिर उसी मुनासबत से इसका नाम बागो बहार रखा गया। जी जी सर। दिल्ली की आखिरी शमा मिर्जा फरतुल्ला बेग का एक तवील मजमून है। इसका मौजू है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 की जंगे आज़ादी के ज़माने में दिल्ली की माशरत, मिर्जा दाग देलवी के अहवालो आसार, दिल्ली के दौरे इन्हतात के एक मफरूजा मुआशरे की दास्तान। जी ये एक मुशायरा हुआ था, तकरीबन हुआ था 1261 हिजरी में। एक छोटा सा लाल किले में एक मुशायरा हुआ था। तो उसी मुशायरे की रुदाद दिल्ली की आखिरी शमा या दिल्ली का एक यादगार मुशायरे के उन्वान से मिर्जा फरतुल्ला बेग ने ये लिखी। तो ये जो शमा है ना, ये मुशायरे की अलामत होती है। इसमें जी सर। अब इस मुशायरे ये जो उन्होंने मजमून लिखा है ना, इसमें उन्होंने कोशिश की है कि दिल्ली की तहजीब और दिल्ली के जो नामवर शोरा किराम थे जैसे मोमिन, गालिब, ज़ौक़, बहादुर शाह जफर, दाग, तो इनके अहवाल को भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश की है। जी नेक्स्ट। हयाते जावेद किसकी सवाने उमरी है? जी डॉक्टर आप जावेद सबको पता इकबाल। है कि मौलाना अल्ताफ जी सर। हुसैन हाली ने 3 सवाने उमरियां लिखी थी। पहली लिखी थी हियाते सादी 1886 में। फिर उसके बाद यादगार गालिब लिखी थी 18 कब है ये 1799 था गलबन। अच्छा उसके बाद फिर 1901 1899। अच्छा उसके बाद फिर ये था 1901 में 1901 में हियाते जावेद के नाम से इन्होंने सर सैयद अहमद खान की सवाने लिखी। आपको पता है कि सवाने लिखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, उसके सारे कवायद जमा करने पड़ते हैं। और अल्ताफ हुसैन हाली ने जब अलीगढ़ में सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी थी 1875 में, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से उन्होंने जब इसकी बुनियाद रखी थी, तब से अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद खान के सारे कवायद इकट्ठे करना शुरू कर दिए थे। उनके खुतूत देखे, तहजीबुल अखलाक के मज़ामीन देखे, और उनकी जो निजी दस्तावेजात थी वो देखी। तो तब जाकर फिर ये उन्होंने सवाने उमरी मुरतब की है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में उन्होंने सर सैयद के हालात ज़िंदगी और ख़ानदानी हालात का जिक्र किया है, और उसके बाद फिर दूसरे हिस्से में दूसरा हिस्सा तवील है जो कि 800 सफ़ात पर मुश्तमिल है।
तो उसमें सर सैयद के जो कारनामे हैं उन पर एक तबसरा किया गया है। हाँ जी। सर आज आपने इतना ही कहा था पढ़ाने को, अब अगर क्वेश्चन लेने हैं तो ठीक है, 5 भी बज चुके हैं। नहीं, वरना आखिरी फिर सवाल ऐसा देख लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल नहीं लेते, फिर जी छुट्टी सर करते हो हैं। गया। 50 सवाल जी हो सर। जाए। द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया किसकी तसनीफ है? चलें जी, जी ये सर। जो है ना, ये अल्लामा इकबाल का जो पीएचडी का थीसिस था, ये उसका उन्वान है। 1908 में ये पब्लिश हुआ। तो उन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था। तो म्यूनिख यूनिवर्सिटी में जर्मन जबान में मकाला लिखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इन्होंने वेगनास्ट से वो जर्मन जबान भी सीखी। लेकिन फिर मैकटैगरेट की सिफारिश पर इनको जो है ना वो अंग्रेजी जुबान में लिखने की इजाज़त दी गई थी। तो ये दरअसल इकबाल के उसी पीएचडी के थीसिस का उन्वान। सर किसकी सिफारिश पर? ये दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैकटैगरेट की जो है ना सिफारिश पर। मैकटैगरेट तलफ्फुज़ सर जी पूछना चाह रहे हैं। ओके सर। जी। नेक्स्ट नेक्स्ट मारूजी पढ़िए। सिद्को चले इखलासो सफा आप। बाकी नमायन। हाँ, जी सर। ये तो हो चुका है, ये तो मेरे ख्याल में वो सिद्को सिफा इखलासो, ये हम डिस्कशन में भी कर चुके हैं ना। इकबाल के मिसरे से ही उनकी तारीख वफात ये हफीज होशियारपुरी ने निकाली थी। नेक्स्ट क्या है? उर्दू शेरी अदब के मतला पर दबस्ताने लाहौर का हकीकी मानों में हाँ, आगाज कब हुआ? दबिस्तान का आगाज तो आपको पता है ना, वो 1874 के मुनाजमों से हुआ ना, बकायदा आगाज। इस पर भी डिस्कशन हो उलामा चुकी है। इकबाल। जी सर। उलामा इकबाल की उर्दू शायरी का महासिल किस नज्म को कहा जाता है? यस, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। इकबाल की शायरी का जो माहसल है, कंक्लूजन है, उसका जो खुलासा है, वो साकीनामा को कहा जाता है। साकीनामा जो है, ये इकबाल की नज्म है, उनके शेरी मजमूए बारे जिब्रील में मौजूद है। ये नज्म 1935 में 1935 में लिखी गई थी। इसमें कुल 7 बंद हैं और 99 अशार हैं। आखिरी शेर जो है वो तजमीन का है, शेख सादी शिराजी का। अक्सर पूछ लेते हैं कि इसका पहला शेर सुनाए। हुआ खैमजन कारवाने बहार, इरम बन गया दामने को हसार। गुलो नरगिसो सोसनो नस्तरन, शहीद अजल लाला खूनी कफन। जरा देख ऐसा किए लाला फाम, सुनाती है ये जिंदगी का पयाम। उठा सा किया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममूले को शहबाज से। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। और ये तो बड़ा खूबसूरत शेर है। वही जाम गर्दिश में लासा किया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा। मेरी खाक जुगनू बस बना कर उड़ा, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को आजाद पीर कर। का उस्ताद कर। तो जवानों को पीरों का उस्ताद कर, इकबाल की इसी दुआ के साथ ही हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। बहुत सर शुक्रिया। मैम नादिया कुछ कहना चाह रही हैं। जी जी मैम, नादिया फरमाइएगा। जी नादिया आप बोल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये जो तहजीबुल इखलाक आपने बताया रिसाला ना, ये हिंदुस्तान के एक रिसाले की तर्ज पे लिखा गया था, वो कौन सा था? ये इंग्लिस्तान के जो 2 रिसाले थे, स्पेक्टेटर और टेटलर, जी सर। उनकी तर्ज पर लिखा गया था। थैंक यू सर जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। मैं ऐड कर लूं फिर? यस।